फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एनसीईआरटी का बुक से स्टडी करेंगे ताकि मुझे क्या है पिक्चर्स वगैरह के हिसाब से समझाने में थोड़ा क्लियर होगा। तो इस वजह से फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ऐसे अच्छा लगे क्लास या ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊँगी। अगर ऐसे आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं ऐसे पढ़ाऊँगी, नहीं तो ब्लैक बोर्ड से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस है, क्लास 6 की चैप्टर नंबर 5। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, मतलब जो हमारी किताब है और जो कब्रें हैं जिसमें क्या आदमियों को दफनाया जाता है, वो क्या बताती हैं। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। तो पहले तो इसका क्या है कि कहानी से स्टार्ट होता है कि पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। जैसे ही, मतलब आप लोगों को पता है स्कूल जाते हैं तो घंटी बजती है, तो शिक्षक क्या है छात्रों को अपने साथ आने के लिए कही। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। पहली बार क्या है, लाइब्रेरी। पुस्तकालय मतलब क्या, वो लोग लाइब्रेरी जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। पुस्तकालय जो है उसकी कक्षा से क्या था, बहुत ही बड़ा था। लाइब्रेरी बड़ी होती है गाइस, ये आप लोगों को पता है कि आपके क्लासरूम से ज़्यादा बड़ी आपकी लाइब्रेरी होती है। तो और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे, किताबें बहुत सारी। लाइब्रेरी में तो सिर्फ बुक्स ही रहती है। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। कोने में एक अलमारी रखी हुई थी, क्या उसमें मोटी मोटी किताबें से भरी हुई थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। आप लोगों को पता है कि वेद हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका हम लोगों के पास क्या है, संग्रह है। मैरी सोचने लगी वेद क्या है, चलो पता लगाएं वेद क्या होता है। इस बारे में हम लोग क्या है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, दुनिया का जो इतने सारे ग्रंथ हैं उनमें क्या है, वेद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, वेदों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा फ्रेंड्स। महाभारत वगैरह है, रामायण है, ये सब क्या वेदों से ही बना हुआ है। जो भी आप लोग देखते हैं रामायण महाभारत, तो वेद कितने हैं, 4 वेद हैं। वेद कितने हैं, तो 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। अर्थवेद 4 वेद है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं वो 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो वो प्रार्थनाएं लिखे हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो सूक्त का मतलब होती है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से बोला गया, मतलब उसमें जो प्रार्थनाएं लिखी हुई है उसे अच्छी तरीके से उसमें क्लियर किया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सूक्त कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। जो ऋग्वेद है उसमें ज़्यादातर आप लोग देखोगे फ्रेंड्स, जो देवी देवता हैं उनके बारे में बताया गया है। इसमें इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं जो इस ऋग्वेद में लिखे हुए हैं। उनमें से 3 देवता सबसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो कौन है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो है वो आग के देवता है। अग्नि को क्या कहते हैं, आग के देवता कहते हैं अग्नि को। ठीक है, और इंद्र जो है युद्ध के देवता है। इंद्र किन के देवता है, युद्ध के देवता है। अग्नि आग के देवता है और इंद्र युद्ध के देवता है। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता। और सोम एक पौधा है। सोम क्या है, एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है, मतलब पीने का जो होता है, जैसे आप लोग चाय पत्ती है, कॉफ़ी है, इस टाइप का, तो वो सोम एक पौधा है जिससे क्या है, खास पेय बनाया जाता है। मतलब ये बहुत ही खास होता होगा, वो चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा वो बनाया जाता है सोम के पौधे से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाओं की जो रचना है वो ऋषियों ने की थी। जो हम लोग का जो ऋग्वेद है, इन सब की रचना किसने की थी, ऋषियों ने की थी। जो पहले उस टाइम जो ऋषि रहते थे उन लोगों ने ही इस चीज को लिखा है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे।
जो आचार्य थे, वहाँ के जो शिक्षक थे, वो क्या करते थे, अक्षरों को, शब्दों को और वाक्यों को बांटकर, मतलब अक्षर शब्द जो होते हैं, एक अक्षर हुआ उसके वाक्य बने, उन सबको बांट कर क्या करते थे, सस्वर पाठ्य द्वारा कंठस्य करवाते थे। अधिकांश सूत्रों के रचयिता जो मतलब कि जो उन्होंने रचयिता किए थे, सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। जो काफ़ी सारे सूक्त जो है, मतलब उनको रचयिता जो है वो कौन से, सीखने वाले थे और सिखाने वाले थे। मतलब जो सीखते थे वो भी लिखते थे और जो सिखाते थे वो भी लिखते थे, वो सारे पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की, कुछ की तो महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक्य संस्कृत और वैदिक सांस्कृतिक कहलाती है। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऋग्वेद की जो प्राक्य सांस्कृतिक और वैदिक सांस्कृतिक कहलाती है। ऋग्वेद की जो भाषा है, ऋग्वेद की भाषा को प्राक्य संस्कृत या वैदिक सांस्कृतिक कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऋग्वेद की भाषा को प्राक्य संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। जो हम लोग स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं उससे क्या है, ये भाषा थोड़ी अलग है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। संस्कृत और अन्य भाषा। तो संस्कृत भाषा भारोपीय मतलब भारतीय और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। जो संस्कृत भाषा है वो भारत का और यूरोप का पारिवारिक हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधु एशियाई भाषाएं जैसी फ्रांसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। मतलब ये सारी जो भाषाएं वो फ्रांस और यूरोप के बहुत सारे भाषाओं से क्या है, जुड़े हुए हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कोई शब्द एक जैसे थे। जो इन सभी को, जो गुजराती है, फ्रांसी, अंग्रेजी, इन सबको एक जैसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आरंभ में पहले की जो भाषा थी इनके कई शब्द क्या है, सेम है, इसलिए इसको पारिवारिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए मात्र क्या है, संस्कृत में माँ कहते हैं, मात्र कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में माँ और इंग्लिश में मदर। शब्द को देखो, ये तीनों क्या है, एक ही चीज़ से रिलेटेड है, सबका मीनिंग एक ही है। चलिए आगे बात करते, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है? तो हाँ, हमें समानता नज़र आती है क्योंकि सभी का जो मीनिंग है, मात्र को, माँ को, मदर को, सब तो माँ को ही कहते हैं। तो चलिए, इतना समझ में आया फ्रेंड्स? समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैम ऐसे पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या ब्लैक बोर्ड से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए, उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उपमहाद्वीप जो है उसमें क्या है, दूसरे भाषा और पारिवारिक जो भाषा वो भी बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में तिब्बत जो है ऊपरी की साइड है, उसमें क्या है, बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। जो हम किताबें पढ़ते हैं अभी वो क्या है, लिखी गई है, किसी ने लिखा होगा। आप लोगों को पता है कि राइटर होते हैं और फिर लिखकर उसको क्या करते हैं, छापते हैं, तब आप लोगों के पास ये बुक अवेलेबल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है। ऋग्वेद का क्या है, उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है। ऋग्वेद का उच्चारण करते हैं और श्रवण करते हैं, ना कि पढ़ा जाता है। ऋग्वेद को हम समझते हैं, ऋग्वेद को क्या करते हैं, हम समझते हैं और उसका श्रवण करते हैं। ठीक है, उच्चारण बोलते हैं और उसको समझते हैं, ना कि हम उसे पढ़ा जाता है। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। रचना, जब ऋग्वेद की रचना हो गई तो उसके कई सदियों बाद इसको क्या किया गया था, कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इसको छापने का जो आप लोगों को अभी ऋग्वेद का वगैरह का बुक मिल जाता है ग्रंथों का, वो कई मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है।
इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? जो पहले के लोग हैं वो लोग ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, पढ़ते कैसे थे? तो इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। जो इतिहासकार हैं, जो मतलब इतिहास के बारे में जानते हैं, वो पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो पहले की चीज़ों को ढूंढते हैं। जैसे अभी साइंटिस्ट वगैरह हैं, कोई चीज़ पे रिसर्च करते, वही उसी को क्या वैसे ही पुरातत्वविद वगैरह भी करते थे। तो वैसे इतिहासकार क्या है, जानकारी इकट्ठा करते थे। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित सूत्रों का भी उपयोग करते थे। लेकिन भौतिक सूत्रों के अलावा ही मतलब वो सर्च करने के अलावा क्या, वो लिखित सूत्रों का भी उपयोग करते थे। जो लिखे हुए चीज़ें रहते थे उसका भी उपयोग करते। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद का अध्ययन हम कैसे करते थे वो देखते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूत्र वार्तालाप के रूप में है। ऋग्वेद का जो कुछ सूत्र है लिखे हुए हैं वो वार्तालाप मतलब बोलने जो हम लोग बोलते हैं उस रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि, जो विश्वामित्र नामक ऋषि थे और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ, और देवियों के रूप में क्या है, दो नदियों को पूजते हैं। कौन कौन से? ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसी ही सूक्त है जो वार्तालाप का है। विश्वामित्र ऋषि जो थे वो ब्यास और सतलुज के बीच की जो सूक्त है वो इसी वार्तालाप के रूप में ही है। ठीक है। इन दोनों नदियों का मानचित्र पृष्ठ 2 में खोजें और फिर पढ़ें। इसमें नहीं है फ्रेंड्स, दूसरे में होगा, आप लोग ढूंढिएगा। चलिए, ये पता है आप लोगों को क्या है, पांडुलिपि है। पांडुलिपि जो लिखी हुई है ये पन्ने में है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एनसीईआरटी इसलिए ऐसे पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को पिक्चर के थ्रू समझा सकूँ। ये जो है ना पांडुलिपि लिखा हुआ है, जो कि एक पता है आप लोगों को पत्ते के छाल पे लिखा हुआ है, पत्ते पे लिखा हुआ है, भुज वृक्ष की छाल पे लिखा हुआ है। तो ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। ये ऋग्वेद की क्या है, पांडुलिपि का एक पन्ना है। पांडुलिपि जो ये लिखी हुई ना पांडुलिपि में, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये संस्कृत से भी अलग ही है। ठीक है ना। तो भुज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई है। कौन सी वृक्ष की छाल पर लिखी हुई है? तो भुज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई है पांडुलिपि। कश्मीर में ये पाई गई है। ये कहाँ पाई गई है? तो कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। जो ऋग्वेद को छापने के लिए इसका उपयोग कब किया गया था? 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहले छापने के लिए उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। इसी पांडुलिपि को देखकर क्या हुआ? अंग्रेजी में अनुवाद को तैयार हुआ। यह पांडुलिपि कहाँ है? तो ये पांडुलिपि है पुणे महाराष्ट्र और एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। पुणे और महाराष्ट्र का जो एक पुस्तकालय है वहाँ पे इस पांडुलिपि को क्या है, सुरक्षित रखा गया है। अब हम बात करते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। जो हमने घोड़े और रथों के बारे में बात की थी, तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में क्या है, मवेशियों के लिए, जो मवेशी पालते हैं उससे, और बच्चों खासकर पुत्रों के लिए और घोड़ों के लिए अनेक प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने का काम में लाया जाता है। घोड़ों की जो लड़ाई होती है उसमें क्या है, रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता है। आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, उसमें घोड़े का यूज़ क्यों किया जाता है? रथ को खींचने के लिए। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। जब वो लोग लड़ाई वगैरह जीत जाते थे तो मवेशी जो होते थे वो क्या करते थे, जीत के लाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छी चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों का उपजाया जा सकते। पहले के लोग क्या है ना गाइस, तो वो लोग क्या करते थे ना फ्रेंड्स की अपने सीमा को बढ़ाने के लिए लड़ाई करते थे। तो कभी किसी चीज़ के लिए वो एरिया सही है तो वो लोग लड़ाई करके और क्या करते थे, उस एरिया को जीत लेते थे। तो उसमें मवेशी वगैरह जीता जाता था। घोड़ों को रथों के लिए यूज़ किया जाता था। तो कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। आप लोगों को बेल्जियम की लड़ाई आप लोगों को हड़ताल हुआ था, वो हड़ताल के बारे में हंगामा के बारे में आप लोगों को पता है, पानी के लिए हुआ था। लेकिन यहाँ पे लड़ाई भी होती थी, पानियों वगैरह के लिए भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। ठीक ना।
युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। युद्ध में जो भी धन जीते जाते थे, मान लीजिए उस एरिया का जो धन जीता जाता था उसको कुछ को सरदार रख लेते थे तथा कुछ सिक्का पुरोहितों को दे दिया जाता। कुछ सिक्का क्या है, पुरोहितों को दे दिया जाता था, उनमें जो पुरोहित वगैरह होते थे उनको। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था और जो बचा कुचा होता था वो जो उस एरिया के जो लोग होते थे उससे बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। कुछ धन क्या है, यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यज्ञ की आग में क्या है, आहुति दी जाती थी, मतलब लोग क्या है खुद को ही जला देते थे। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। ये आहुति क्या है, देवी देवताओं को दी जाती थी। पहले के लोगों को देखते होंगे फ्रेंड्स आप लोग कि गला काट के माता को चढ़ाते थे। बहुत ही चीज़ें बातें होती थी। तो घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। कभी कभी क्या है, घी से, अब तो ज़्यादातर घी से, नारियल के गोले होते हैं उन सब से क्या कहते हैं आहुति देते हैं। पहले घी से, अनाज से जानवरों की भी आहुति देते थे। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। बहुत सारे पुरुष इस युद्ध में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। कोई भी स्थायी सेना मतलब एक ही जगह रहने वाली कोई सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। लेकिन जब सभा होती थी, जब बैठकें होती थी उसमें लोग मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। जब युद्ध और शांति के विषय में क्या करते थे, सलाह और मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। वहाँ पे ये लोग क्या है, जो बहादुर और कुशल होते थे, जो मतलब लड़ाई में निपुण होते थे, उन्हें क्या है अपना सरदार चुना करते थे। लोग की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों की विशेषता क्या बताता है, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार और समुदाय, निवास स्थान और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। लोगों की विशेषता हम कैसे बताएंगे, मान लीजिए किसी को काम अच्छा कर रहा है, अरे उसके काम कर रहा है तो उसकी क्या है विशेषता बताएं, अरे वो इस चीज़ से, भाषा से, तो परिवार या समुदाय से वो बहुत बड़े खानदान का है। इससे भी लोगों की विशेषता का पता चलता है। उसके निवास स्थान से पता चलता है, उसकी सांस्कृतिक से पता चलता है, कौन से किस पंजाब का है, गुजरात का है, दिल्ली का है, बिहार का है, तो इससे भी उसकी विशेषता का पता चलता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऋग्वेद में कुछ विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता है। ऐसे दो समूह है, दो लोगों का समूह है जिनका क्या है आधार काम पर किया जाता है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है। पुरोहित को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करवाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करवाते हैं। उनकी पुरोहित होना ही उनकी क्या है विशेषता बताती है। दूसरे लोग राजा होते हैं, वो राजा है तो वो उनकी विशेषता बताता है कि वो राजा है। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे और ना इनके पास सेना थी। मतलब ये बहुत बड़ी राजधानी में भी नहीं रहते थे, ना इनके पास इतनी सेना थी, ना इनके पास कोई सेना, ना ही ये कर वसूलते थे, ना ही क्या है कर लोगों से जो कर वसूलते थे वो भी नहीं करते थे। आप लोग को पता है जब हमारा ब्रिटिश राज्य था तो वो लोग क्या है हमारे पे बहुत ही ज़्यादा कर लगाते थे, ये देना है वो देना है, वो सब क्या है राजा नहीं करते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासन नहीं बन जाता था। प्राय क्या है जब राजा मर जाता था, पहले के लोगों में क्या था कि जब राजा मर जाए तो उसका राजा अगर मर गया तो एकदम से उसका बेटा राजा बन गया। महाभारत वगैरह आपने देखा होगा कि बाप बना उसका बेटा बना, दादा है तो बेटा बना तो उसका पोता बना, इस टाइप से उसमें वो राजे नहीं थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले अनुभवों को एक बार फिर से पढ़ो और ये पता लगाओ कि कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। तो जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। जनता और पूरे समुदाय के लिए क्या है, दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। वो कौन कौन से शब्द हैं, तो एक था जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकलता है। विश्व से क्या है, वैश्य शब्द निकलता है। यह विषय पर तुम अध्ययन 6 में विस्तार से पढ़ेंगे। इस विषय पे क्या है, विषय पर हम क्या है अध्ययन 6 में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक ना। इस बात पे तो हम लोग कक्षा 6 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है
ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में क्या है, विश्व और जनों के नाम मिलते हैं। गाइज आप लोगों का हिस्ट्री का चैप्टर मैं पुराने बुक से इसलिए पढ़ाती हूँ कि आजकल का जो न्यू एनसीईआरटी आया है ना, वो आपके काम के नहीं है यूपीएससी के लिए। आपको पुरानी एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी आप कहीं पे भी देखो, ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ने को कही जाएगी, ठीक ना, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओल्ड एनसीईआरटी ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इसलिए हमें पूरी जन या विश्व, भारत जन या विश्व, यदि जन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिले हैं। इस टाइप के कई सारे उल्लेख मिले हैं। पूरी जन, वे जन, भारत जन, विश्व युद्ध जन, ये ऐसे बहुत सारे बातें मिले। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? तो जिन लोगों ने इस प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य समझते थे। जिन लोगों ने क्या है, इस प्रार्थना की रचना की, वो लोग क्या है, खुद को कभी कभी आर्य समझते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। और जो उनके विरोधी थे उनको क्या कहते थे, दास कहते थे या दस्यु। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं कराते थे। दस्यु कौन से लोग थे, गाइस ये इंपॉर्टेंट है। दस्यु कौन से लोग थे जो यज्ञ नहीं कराते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। शायद क्या है, दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्री, दासी का शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में दास का मतलब क्या हो गया, गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। जब युद्ध होता था उसमें जो बंदी बना लेते थे वो क्या कहलाते थे, दास कहलाते थे। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। उन्हें मालिक की क्या है, जायदाद। जो मालिक बोलेगा, अगर वो लोग बंदी बन गए तो वही करेंगे। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। किस युग में उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी? उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। जिस समय उपमहाद्वीप में उत्तरी पश्चिमी एरिया में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी टाइम दूसरी जगहों पर एक अलग ही विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी मतलब कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों में देखेंगे ये शिलाखंड महापाषाण। महा मतलब क्या होता है, बड़ा, और पाषाण क्या मतलब होता है, पत्थर। महापाषाण का मतलब होता है बड़ा पत्थर, नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। जहाँ पे लोगों का दफन किया जाता था, कब्रें बनाई जाती, वहाँ पे बहुत ही करीने से मतलब सही तरीके से लगाया जाता था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। 1000 साल पहले क्या था, महापाषाण में कब्रें बनाने का शुरुआत हुआ। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यह प्रथा कहाँ है, दक्कन में, दक्षिणी भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में देखिए गए। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखे गए। कुछ महापाषाण क्या है, वो जमीन के ऊपर ही दिखे गए, तो कुछ भीतर दिखे गए। तो गाइज ये मैं आप लोगों को इस टाइप से इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि चित्र से आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या है, कब्र बनाई गई, उसके चारों तरफ से क्या है, पत्थर को सही तरीके से लगाया गया है ना। तो यही चीज़ की गई थी, ठीक ना। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। देख लीजिए, गोलाकार आकार में सजाया हुआ है ना ये पत्थर। देख लीजिए, गोलाकार आकार में, ये सारे गोलाकार में सजाए हुए हैं। ये जो जितने हैं सारे गोलाकार आकार में सजाए हुए हैं ये सारे। तो इस टाइप से क्या है, पत्थर मिले हैं। ये गोलाकार में सजाए हुए हैं, ये ऐसे सजाए हुए हैं। ये पत्थर देखिए साइड से ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, तो इधर से भी गोलाकार में सजा हुआ है। तो ये सब क्या है, सजा गोलाकार में मिले हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिला है। आप लोग क्रिश्चियन वगैरह में देखते होगे, जब एक पत्थर ऐसे मतलब कब्रों के पास खड़ा कर देते, उस टाइप के भी मिले हैं। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाती है। यही एक प्रमाण है जो जमीन को क्या है, नीचे कब्रों को दर्शाती है। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्य की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो और गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को धोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। देखिए ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान कहा जाता है।
ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो ऊपर ये है, महापाषाण को ताबूत समाधान कहा जाता है, ठीक ना। यहाँ देखे गए सिस्ट में एक पोर्ट होल है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। कब्रों में जाने का क्या है, ये रास्ता हुआ पोर्ट हॉल है। ये हॉल जो है ये बना हुआ है, ये क्या है, कब्रों के अंदर जाने का रास्ता है। चलिए, इन सब कब्रों की में कुछ समानताएं हैं। सामान्य मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया गया। खास किस्म के मिट्टी के जो बर्तन होते उससे दफनाया गया, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार। उनके साथ ही क्या मिले? लोहे के औजार मिले, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। जो भी उनका सामान वगैरह होता है ना फ्रेंड्स, वो सभी उनके साथ मिला है, ठीक ना। चलिए अब ये बात करते हैं, देखिए क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान जब होता था तभी तो लोहे के सामान मिले हैं। बाई और घोड़े के लिए सामान नीचे और कुल्हाड़ी, फिर नीचे एक कटार आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। देखिए कटार है, कुल्हाड़ी है, ठीक ना, ये सभी मिले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही होंगे। जब कंकाल के साथ पड़ी हुई हैं तो वो मरे हुए, अभी भी आप लोग देखते होंगे जो उनका सामान होता है वो सारा उनके साथ रख देते हैं। जो भी उनकी कुछ भी खाते पीते हैं, जो भी उनका साथ का सामान होता है, अभी भी मृतक जाते तो उनका सारा सामान उनके साथ रख देते। तो पहले भी ये होता था, तो उन्हीं का होगा तभी रखते होंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। जो गरीब होते थे उनमें कम मिलती होंगी, जो ज़्यादा थोड़े धनी होते थे उनमें ज़्यादा मिलती होगी। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। वहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने और मनके शंख भी पाए गए। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, तो कुछ लोग सरदार थे तो कुछ तो दूसरे अनुयायी। जो जिस हिसाब से था उस हिसाब से वहाँ पे रखे जाते थे सामान। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी? तो जो राजा महाराजा होते थे उन लोगों के लिए अलग ही रहता होगा। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक साथ एक स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया हो। हाँ, तो एक ही परिवार के होंगे, उनको एक ही जगह, मतलब हर जो जब मरेगा तब दफनाया गया होगा। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, पोर्ट हॉल्स, ये जो है मरने के बाद लोगों को पोर्ट हॉल्स के रास्ते में कब्र के द्वारा दफनाया जाता था, ठीक ना। ऐसे स्थान को गोलाकार लगाए गए पत्थर के या चट्टान चिन्ह का काम करते थे। यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ जाते थे। यहाँ है क्या, आवश्यकता जब होती थी तब लोग दफनाने आ जाया करते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। भीमा की जो सहायक नदी है उसको घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। वयस्क मतलब ज़्यादा उम्र नहीं होती थी, उनको क्या है गड्ढे में लिटा कर दफनाया जाता था। उसका सिर उत्तरी की ओर होती थी। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। पहले के लोग घर में जो उनका खेत है, प्रॉपर्टी है, उसमें भी दफना देते थे। अभी भी काफ़ी लोग करते हैं। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी वो दफना गए सबके पास रख देते थे। जो उनके खाना वाना के जो बर्तन होता था वो उन्हीं के सबके पास रखते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। बस्ती के बीच में बचा। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 5 कमरे थे, उस आंगन में क्या है एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। सबसे बड़ा घर था गांव का। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और सबके पैर मुड़े हुए थे। सबका पैर क्या था, मुड़ा हुआ था।
चलिए क्या है ईमान गांव के लोग के काम धंधे। ईमान गांव के पुरातत्व में को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों को हड्डियां भी मिली है। वो लोग ये अनाज उगाते थे, हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांबर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछलियाँ, मतलब बहुत सारी हड्डियाँ पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के सरभरियाँ एकत्र भी की गई थी। फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगा हो, तो अगर ऐसे पढ़ाया हुआ मेरा समझ में आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ऐसे समझाया हुआ अच्छा लगा या नहीं लगा। तो जिस हिसाब से आप लोग बताओगे उसी हिसाब से मैं आप लोगों को फिर अगला नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।